हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम था पदार्थ की प्रकृति। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है आपके पिछले चैप्टर से। तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो पिछले चैप्टर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि वो चैप्टर इस चैप्टर को सपोर्ट करेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस में प्रत्येक चैप्टर जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो परमाणु संरचना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। परमाणु संरचना में सबसे जो आप देख सकते हैं, परमाणु संरचना जो आपका चैप्टर है इसमें दो वर्ड है, एक तो है आपका परमाणु और दूसरा है संरचना। तो पहले तो हम लोग ये ही जान लेंगे कि भाई साहब आखिर परमाणु होता क्या है, फिर हम लोग उसके संरचना के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो परमाणु को समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि आपने देखा था कि टोटल 118 तत्व, कितने तत्व भाई साहब, तो टोटल 118 तत्व जो है अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसको अभी तक पीरियोडिक टेबल में स्थान मिल चुका है। और वो सारे के सारे 118 जो तत्व हैं वो सभी के सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने सर जी? परमाणुओं से। जैसे कि अगर बात किया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो तत्व है, या फिर बात किया जाए आपके जो है सोडियम के ही बारे में, तो सोडियम जो तत्व है, कोई भी जो तत्व है आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा कि तत्व परमाणुओं के संग्रह यानी कि परमाणुओं के मेल से क्या होता है, बना होता है। और आप सभी को यह भी बताया गया था कि जो परमाणु होते हैं उसका आकार गोलाकार होता है, यानी कि वो एकदम जो है गोला के आकार में परमाणु होता है। तो आपने देखा कि परमाणु क्या है? परमाणु वह मूल कण है जिसके संयोग से तत्व बना होता है। क्या बना होता है? तत्व। और तत्व कितने हैं? 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। ये हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको परमाणु अभी समझ में आया कि हाँ, परमाणु वह मूल कण है, वह छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है जिसके संयोग से या फिर कह लीजिए जिसके संग्रह से तत्व बनते हैं। अब आपको दिखाता हूं मैं परमाणु। परमाणु का साइज जो है वो गोला होता है। तो मान लीजिए कि यह है आपका परमाणु। इतना बड़ा तो नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। इतना बड़ा बना करके मैं दिखा रहा हूं। देखिए, याद रखिएगा कि सभी तत्व किसके बने होते हैं? परमाणु के बने होते हैं। और परमाणु जो होता है वो मुख्य रूप से 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। उसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो परमाणु है इसमें भी ये 3 प्रकार के कण होंगे ही होंगे। इलेक्ट्रॉन भी होगा इसमें, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। तो जनरली आपको मैं बता दूं कि परमाणु का जो नाभिक होता है, बीच वाले पार्ट को नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। कहाँ पे अवस्थित होते हैं? कहाँ पे होते हैं? तो नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षा में क्या करते रहते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। अभी हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, पूरा डिटेल में अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो आपने देखा कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसके संयोग से तत्व का निर्माण होता है। तो 118 तत्व अभी तक खोजे भी जा चुके हैं, इसके बारे में भी आपने क्या कर लिया, देख लिया था। और परमाणु भी 3 मूल कणों से मिलकर बने हैं। वैसे तो अभी और भी बहुत सारे जो है कण खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके साइंस में जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है। मुख्य रूप से बातें इसी तीनों का अभी तक भी किया जाता है, ठीक है। तो आपने परमाणु के बारे में देखा, ये परमाणु का कुछ आपने फिगर देखा अभी शॉर्टकट में। और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में एक एक चीजें हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जानने की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने कुछ बताया था उसको जानते हैं कि आखिर डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं।
पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं, इससे छोटे कोई भी कण नहीं होते हैं। ये परमाणु अविभाज्य होते हैं। डाल्टन साहब ने कहा था कि ये परमाणु अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य होते हैं मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि और भी इसको अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, ऐसा डाल्टन साहब ने कहा था। ठीक है, किंतु ये कंसेप्ट ज्यादा दिनों तक नहीं चला। किंतु आधुनिक अन्वेषणों ने, यानी कि जो मॉडर्न युग में जितने भी इन्वेंशन हुए, खोज हुए, आविष्कार हुए, उसमें उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु की एक निश्चित है ना रचना होती है। यह कई सूक्ष्म कणों का बना होता है। डाल्टन साहब ने तो कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसको और भी ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है, और भी इसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, इन्वेंशन हुए, खोज आविष्कार, जैसे जैसे साइंस बढ़ा आगे, तो आगे जाकर के पता चला कि नहीं, परमाणु जो होते हैं वो ये जो है देख सकते हैं कि कई सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। ये तीन कण प्रमुख है, जिस तीन कणों के मेल से परमाणु बना है। डाल्टन साहब ने कहा था कि भाई साहब परमाणु स्वतंत्र है, ये सबसे छोटा कण होता है। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होता गया तो पता चला कि परमाणु से भी छोटा कण होता है, और परमाणु में भी अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आगे जाकर के हमें पता चला कि ओहो, परमाणु भी छोटे छोटे कणों के मेल से बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पदार्थ के मौलिक कण कहते हैं। डाल्टन साहब ने तो परमाणु को ही पदार्थ का मौलिक कण बोला। उन्होंने तो बताया कि पदार्थ जो है वो परमाणु से ही मिलकर बना है। लेकिन जैसे जैसे आगे आविष्कार हुआ तो पता चला कि नहीं, मौलिक कण यानी कि सबसे छोटे कण तो परमाणु नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी बाद में मिली। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि सर जी जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो आइए अब तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी द्रव्यों में विद्यमान ऋण आवेश युक्त कणों का नाम थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। याद रखिएगा कि सभी जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें जो ऋण आवेश था, कौन था, ऋण आवेशित कण जो था, निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल था, उसका नाम थॉमसन ने, किसने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। यानी कि आपको यह भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, और उन्होंने ही इस निगेटिवली चार्ज जो आपके पार्टिकल था, माइनस चार्ज वाला जो कण था, उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया थॉमसन के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन सभी द्रव्यों के परमाणु के मौलिक अंग हैं। उन्होंने बोला कि भाई सब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी द्रव्य हैं उनके सभी के परमाणु का ये मौलिक कण है। बिना इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु का रचना है या फिर परमाणु का बनना है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तीनों के बारे में अब हमें डिटेल में एक एक जानकारी लेना होगा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से ही बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उन सभी टॉपिक का चर्चा करेंगे, इन तीनों से रिलेटेड जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग जो है शून्य होता है। द्रव्यमान दैट मीन्स अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो वजन। ठीक है, वजन यानी कि द्रव्यमान बहुत ही कम होने के कारण इसको शून्य ही बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया कि लगभग शून्य होता है। शून्य होता नहीं है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, लेकिन लगभग में क्या बोल दिया गया, शून्य होता है। तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज वाला कण है। अब इलेक्ट्रॉन की कुछ विशेषताओं के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुछ विशेषताओं को जानते हैं कि आखिर क्या क्या विशेषता है इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहला द्रव्यमान,
यानी कि मास। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी कि मास के बारे में सबसे पहले अगर जानकारी लेना हम लोग शुरू करें तो आप याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु को 1840 से, एक हाइड्रोजन परमाणु के वजन को 1840 से भाग दे दीजिए, तब जो वजन मिलेगा वो जो आपका द्रव्यमान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। यानी कि कह लीजिए बहुत ही ज्यादा कम। इसके द्रव्यमान का निरपेक्ष मान अगर पूछा जाए तो बताएंगे 9.1039 गुने 10 का पावर -28 ग्राम, और जिसको लगभग हम शून्य बोल सकते हैं। इतने कम द्रव्यमान को, इतने कम वजन को लगभग शून्य जो है कहा जाता है। लेकिन अगर याद पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना इकाई ऋण आवेश होता है तो 1 इकाई जो है ऋण आवेश होता है। लेकिन द्रव्यमान आप ये याद रखने की कोशिश करेंगे, निरपेक्ष द्रव्यमान पूछेगा तो ये बताएंगे। और अगर हाइड्रोजन के परमाणु के तुलना में पूछेगा तो 1/1840 ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में आपने सबसे पहले जाना ग्राम के अंदर। अगर ग्राम में द्रव्यमान पूछेगा तो 9.10939 गुने 10 का पावर 28। अब बढ़ते हैं आगे और इसके आवेश के बारे में जानते हैं। दूसरा बात हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश यानी कि चार्ज। ओके, अब बहुत सारे बच्चे आवेश ही नहीं जानते होंगे, यानी कि चार्ज ही नहीं जानते होंगे, तो टेंशन मत लेना कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे आगे हम। आवेश याद रखिएगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.60218 गुने 10 का पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है। कितना क्या होता है? माइनस चार्ज। इसको अगर पूरा डिटेल में कहीं नहीं लिखा गया होगा तो बस इतना भी लिख दिया गया होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इतना दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी याद रख सकते हैं। और ये होता है माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस होता है। ठीक है, प्रयोग से पता चलता है कि किसी भी कण में, ठीक है, उपस्थित ऋण आवेश का यह न्यूनतम परिणाम है, यानी कि सबसे कम वैल्यू है किसी भी कण का माइनस चार्ज वाला। ठीक है, इससे कम ऋण आवेश किसी भी कण पर उपस्थित नहीं रहता। अतः हम कह सकते हैं कि ऋण आवेश के इस परिणाम को इकाई मान लिया गया है, यानी कि 1। ठीक है, तो इकाई मान लिया गया है। अतः आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश यानी कि -1 जो है ना आवेश रहता है। इकाई ऋण आवेश का मतलब -1 आवेश होता है, और वह जो है 1.60218 गुने 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। तो ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में जाना। मुख्य रूप से आप ये याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है यानी कि जो चार्ज है इसके बारे में। अब बात करेंगे आगे, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। चलिए सब कुछ हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होती है। तो जाने कि प्रोटॉन क्या? परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है, छोटा कण है, सूक्ष्म मतलब छोटा कण है, जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का जितना द्रव्यमान होता है लगभग उतना ही प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, यानी कि 0 होता है। पढ़े कि नहीं? लेकिन अगर पूछेगा प्रोटॉन का द्रव्यमान
हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में क्या होता है, तो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर ही होता है और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। इस पर क्या होता है, इकाई धन आवेश होता है। अब चलिए आगे प्रोटॉन के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो प्रोटॉन का आवेश के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। तो अगर चार्ज के बारे में बात करें, आवेश के बारे में बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि जितना आवेश यानी कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, सेम टू सेम उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। लेकिन ये किसमें, माइनस में। लेकिन वहीं पर बात करें एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये पावर में है 19, तो ये आप हल्का ध्यान, अच्छा इसको अच्छा से लिख ही देते हैं क्योंकि छोटे अक्षरों में लिखना यहाँ पे ये हो रहा है हल्का। देखिए यहाँ पर तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पावर में -19 है और ये कूलम है, यहाँ पर 10 का पावर -19 कूलम ये भी होगा, लेकिन ये होगा प्लस में। ये प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होगा, इतना ही अंतर है। बाकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही सेम है। अगर पूरे डिटेल में मैं आपको बता दूं तो आप बताएंगे कि प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ये पार्टिकल है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, देखिए आवेश है बराबर किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। सही बात है, इलेक्ट्रॉन माइनस चिन्ह वाला और प्रोटॉन प्लस चिन्ह वाला। इसके आवेश का जो परिमाण है वो आप देख सकते हैं कि +1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1.6 तो सेम ही है, हल्का इसमें डिफरेंस है, लेकिन उसको हम लोग काउंट ना भी करें तो चलेगा। लेकिन अब आप 1.60218 इंटू 10⁻⁻19 याद रखें तो बेहतर होगा। अगर पूछा जाए इस तरह का वैल्यू तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। इस आवेश को इकाई धन आवेश यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यानी कि एक है ना +1 चार्ज होता है। अगर बोला जाए कि कितना इकाई चार्ज होता है, तो +1 इकाई चार्ज होता है किस पर, प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन के चार्ज के बारे में आपने जाना। अब बढ़ते हैं आगे और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में जानते हैं सब कुछ। मास ऑफ ए प्रोटॉन, तो क्या बताएंगे भाई साहब, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में क्या बताएंगे, बोलेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लो, अभी जस्ट हम लोग पढ़ भी रहे थे ये पिछले लाइन में कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यह मान जो है 1.008 AMU। अगर पूछा जाए AMU में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, सर AMU क्या है, तो AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटम जो होते हैं उसका जो मास है बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत ही छोटे द्रव्यमान को, बहुत ही छोटे मास को मेजर करने के लिए एक अलग से यूनिट तैयार किया गया, अलग से मात्रक तैयार किया गया, जिसको AMU बोला गया। दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो अगर आपको प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है AMU में पूछेगा तो बोलेंगे 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। वही अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में पूछ ले, किस में पूछ ले, ग्राम में, तो आप बताएंगे 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और अगर सर जी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में पूछ ले यानी कि केजी में पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे 1.6
726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, जो कि बहुत ही कम होता है। अब बढ़ते हैं आगे, प्रोटॉन का मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, जो कि आप ऊपर देख भी चुके हैं। 1.008 ग्राम प्रति मोल होता है, जो 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन का द्रव्यमान है। जो कितने प्रोटॉन का द्रव्यमान है? बहुत ही ज्यादा प्रोटॉन का क्या है? द्रव्यमान है। ग्राम के बारे में अगर बात करें तो प्रोटॉन को याद रखेंगे 1p+ या H+ आयन द्वारा निरूपित किया जाता है। या आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन देख लो तो और अच्छी बातें हैं। प्रोटॉन के बारे में इतना चीज सब जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा तीसरा मौलिक कण न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि ये नाभिक में उपस्थित होते हैं, जो आपके एटम होते हैं उसके सेंटर में होते हैं। और बता दूं मैं कि इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी कि ये चार्जलेस पार्टिकल है, यानी कि सीधा सीधा बोले तो ये उदासीन है चार्ज के मामले में। अब चलिए जान ही लेते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो याद रखने वाली बात यह है कि 1932 ईस्वी में चैडविक, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम था, इसने, है ना, बेरियम धातु, कौन सा धातु? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से आघात कराकर एक विशेष प्रकार के कण का पता लगाया। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में क्या किया? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से बम्बार्डिंग किया, अल्फा कण से एक्सट्रैक्ट किया, तो उनको एक विशेष प्रकार का कण मिला। ठीक है, इस कण की वैद्युत उदासीनता के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रॉन जो शब्द है वो इससे न्यूट्रल की बोध होती है। ठीक है, तो उनको जो कण का पता चला, उन्होंने देखा चैडविक साहब ने कि भाई इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो उदासीन है। उदासीन का मतलब ये इस पर ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो इसका नाम क्या दिया जाए? तो ये था न्यूट्रल, ना तो प्लस चार्ज ना ही माइनस चार्ज, तो न्यूट्रल था, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का सीधा सीधा अर्थ है न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज ना हो। ओके, तो चार्ज न होने के कारण ही इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जिसको न्यूट्रस भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के गुण के बारे में। तो पहला गुण आप न्यूट्रॉन का याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात यह एक उदासीन कण है। समझ में आ गया? इस पर कोई आवेश नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे प्लस था, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस था, प्रोटॉन पे प्लस था, उस तरह से इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। दूसरी बात, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान AMU में पूछा गया तो बोलेंगे 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब अगर ग्राम में पूछा गया तो बताएंगे 1.67493 × 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान केजी में पूछा गया, किलोग्राम में पूछा गया, तो क्या बताएंगे? 1.67493 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन आपको याद रखना है कि व्यवहारतः यानी कि यूजुअली क्या किया जाता है, इसका द्रव्यमान 1 AMU माना जाता है। देख लो भाई साहब, 1.008 AMU जो है ये लगभग किसके बराबर है? तो 1 AMU के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के 2 अंक के बाद कोई डिजिट दिखाई दे रहा, मतलब बहुत ही कम इसका अमाउंट यहाँ पे है। तो इसीलिए इस वाले चीज को लगभग 1 बोल दिया जाता है। ठीक है, वैसे होता तो 1.008 है, लेकिन इसको AMU मान लिया जाता है। ठीक है, इस कण को
1n0 द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि इस पे कोई भी जो है चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के चार्ज और द्रव्यमान के बारे में देखा। न्यूट्रॉन से रिलेटेड देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 होता है। क्या याद रहेगा आपको यहाँ से? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। चूंकि ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन रहते हैं, अतः ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको जोड़ दीजिए, परमाणु द्रव्यमान मिल गया। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? तो सर प्रोटॉन है यहाँ पर 8, तो 8 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 1 माना गया है, और प्लस 8 न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 8 है, और एक न्यूट्रॉन पे के द्रव्यमान को जो है 1 के बराबर माना गया है, पीछे आपने देखा है। तो इसीलिए 8 गुने 1 किया गया है, और इस दोनों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, तो मिल गया 16। तो सीधी सीधी बातें हैं कि अगर परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मूला लगाएंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? परमाणु द्रव्यमान जो है मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर अगर डिटेल में समझ में न भी आए तो चलेगा। दूसरी बातें मैं बता देता हूँ कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है यानी कि परमाणु होता है, उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है। ये आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ो भाई साहब। और अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत ही चाव से पढ़ा है, तो इसको अब एक शॉर्टकट तरीका से एक सारणी में हम इसे समझ लेना चाहते हैं, ताकि कभी भी दिक्कत न आए। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को पूरा बढ़ा करके देखिएगा तो आपको ये पूरा जो है ना क्लियर दिखेगा, या नहीं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ में भी आप बढ़ा करके देख सकते हैं, अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तब। वैसे तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहला बात हमारा प्रतीक से रिलेटेड होगा। तो इलेक्ट्रॉन को E से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। उसी तरह से अगर प्रकृति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस नेचर का होता है, यानी कि ऋण आवेशित होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। वहीं पर बात करें प्रोटॉन के नेचर की, नेचर यानी कि प्रकृति की, तो ये धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आवेशहीन होता है, डैट मीन्स इस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। ओके, तीसरा चीज है आवेश के बारे में बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.60218 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब है। इसको आप शॉर्टकट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब भी बोल सकते हैं। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो आवेश है वो लगभग प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है। फर्क है कि ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। ठीक है, दूसरी बात है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे अगर बात किया जाए आवेश के बारे में तो ये शून्य होता है, यानी कि 0 आवेश इस पर होता है, आवेश है ही नहीं भाई साहब। ठीक है, ये न्यूट्रल है। चौथी चीज बात करेंगे इकाई आवेश की। तो आप इलेक्ट्रॉन पर बोलेंगे -1 इकाई आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 इकाई आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। द्रव्यमान यानी कि वजन की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो आप सीधा बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर 0.0005486 एटॉमिक मास यूनिट जो है द्रव्यमान होता है। इसी को अगर केजी में बताना हो तो 9.10939 गुने 10⁻31 ग्राम होगा, किलोग्राम होगा सॉरी। और वहीं पर प्रोटॉन की बात करें तो इसका 1.00753 AMU होगा। और अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.00893
AMU होगा। अगर केजी में बात करें तो आप देख सकते हैं इसका केजी में क्या है और इसका केजी में भी क्या है। ठीक है, अब बात किया जाए हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में होगा 1/1840, ठीक है, गुना। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का इतना गुना होगा। और प्रोटॉन लगभग 1 होता है और न्यूट्रॉन भी लगभग 1 होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। ओके, अब बात करें सूत्र का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E-0 E- जो है होता है +1 P प्लस और 1N होता है। ज़्यादा इसमें आपको ये लेने की जरूरत है नहीं। ये याद रखिएगा। आविष्कार जे थॉमसन साहब ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज करा था। गोल्डस्टीन साहब ने 1911 में प्रोटॉन का और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया था। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतना जानने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे और एक रे के बारे में जानेंगे, जिस रे का नाम है एक्स रे, यानी कि एक्स किरणें। एक्स किरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और आप लोग जानते होंगे ये एक्स किरण वही एक्स किरण है जिसका मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हड्डी के बारे में जानकारी लेने के लिए, फेफड़ा, पेट, दिमाग, इस सब के बारे में बहुत सारे चीज़ों को स्कैन करने में ये मदद करती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सरे के बारे में सारा जानकारी। अगर बात करें कि एक्सरे का खोज किसने किया, एक्स किरण का खोज किसने किया, तो बताएंगे 1896 ईस्वी में रोंटगेन, ठीक है, ने पाया कि जब विसर्ग नली में, ठीक है, कैथोड किरणें नली की दीवार से टकराती हैं। जो आपके टेस्ट ट्यूब होती है उसमें जब कैथोड किरणें नली की दीवार से टकराती है तो नई प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं। तो एक अलग ही प्रकार का एक नया किरण उत्पन्न होती हैं और ये किरण प्रकाश की भांति सीधी रेखाओं में गमन करती है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा ये पारदर्शी पदार्थ के आर पार चली जाती हैं। सॉरी, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी। सभी के सभी जो प्रकाश किरण है वो पारदर्शी को ही पार कर पाती है। जैसे शीशा को पार कर पाएगी, हवा को पार कर पाएगी, लेकिन एक्स किरण वैसा किरण है ना जो अपारदर्शी को भी जो है आर पार चली जाती है। इन किरणों के बारे में रोंटगेन साहब को भाई साहब कोई भी विशेष जानकारी नहीं थी। बस उनको इतना पता चला कि जब विसर्ग नली में कैथोड किरणें जब जो है नली की दीवार से टकराती है तो एक विशेष प्रकार का किरण मिलता है और वो जो किरण है वो अपारदर्शी पदार्थ को भी छेद कर देती है, इस साइड से उस साइड चली जाती है। तो ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो ये भी कंफ्यूज थे कि आखिर इस नली का नाम क्या रखा जाए। तो जैसे मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ का अगर मानना हो तो मान लेते हैं कि एक्स, माना कि एक्स बोल देते कि नहीं, माना कि सोहन का उम्र बराबर एक्स। अगर वो अनजान चीज़ें हो, हमें उसके बारे में पता ना हो, तो एक्स मान लेते हैं जनरली। ऐसा ही रोंटगेन साहब ने भी किया। उन्होंने बोला कि देखो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसका नाम क्या रखा जाए। क्योंकि साइंस के अंदर जो नाम होते हैं वो जनरली उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होते हैं, उनके गुण से रिलेटेड होते हैं। और ये जो किरण था इसके बारे में उनको कुछ ज़्यादा जानकारी था ही नहीं, तो उसने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने इसका नाम एक्स किरण रख दिया। क्यों? क्योंकि विशेष जानकारी नहीं थी इस किरण के बारे में। अब विशेष जानकारी होता तो कुछ नाम रखा जाता, लेकिन जानकारी न होने के कारण इसने कहा कि चलो ठीक है, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक्स किरण नाम रख दो। क्या रख दो? एक्स किरण, ठीक है। और इस तरह से एक्स किरण आपको आपके साइंस में एग्जिस्ट कर गया। अब बात करते हैं एक्स किरण के बारे में आगे। एक्स किरणें जो है लघु तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखेंगे सबसे पहली बात, ठीक है।
और ये अपारदर्शी पदार्थ को भी पार कर जाती है। और यही कारण है, अपारदर्शी पदार्थ को पार कर जाने वाला जो गुण है, इसी गुण के कारण मेडिकल में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज करा जाता है। छाती का एक्सरे, पेट का एक्सरे, हड्डी टूट गया, कहाँ टूटा, कितना टूटा, इसका एक्सरे, ये सभी जानकारी लेने के लिए। ठीक है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा जगत में, वही मेडिकल के क्षेत्र में, टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने तथा पेट के अंदर अन्यान, ठीक है, अन्यान जो है मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारियों की जांच करने में किया जाता है। तो एक्सरे के बारे में आपने इतना जाना। अगर आप इतने चीजों को याद रखेंगे तो फिर इससे बाहर एक्सरे से रिलेटेड आपके एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब परमाणु के बारे में हम लोग बहुत चीज जाने, उसके मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में जान चुके हैं, एक्सरे के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे 3 चीज। पहला चीज है परमाणु संख्या, दूसरा है द्रव्यमान संख्या और तीसरा है परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए इस तीनों चीजों को बहुत ही डिटेल में एक एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहला मेरा होगा परमाणु संख्या। पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे सर जी? तो परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे कि आखिर परमाणु संख्या क्या है, इसका कंसेप्शन कैसे बना, किस तरह से काम ये हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार, रदरफोर्ड, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार परमाणु के नाभिक में धन आवेश रहता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो भाई साहब कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है। जैसा कि हमने आपको क्या बताया था कि ये अगर परमाणु है तो इसके नाभिक यानी कि इसके सेंटर में प्रोटॉन होगा और कौन सी होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि नाभिक में धन आवेश रहता है। धन आवेश दैट मीन्स बातें चल रही है प्रोटॉन की, प्रोटॉन रहता है। इस धन आवेश को नाभिकीय आवेश यानी कि न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, जो तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल धन आवेश की संख्या के बराबर होता है। अब जिस एटम के नाभिक में जितना चार्ज, जितना प्रोटॉन होगा, जितना क्या होगा, प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या जो है तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अगर मान लीजिए कोई एटम है और उस एटम के नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 5 प्रोटॉन। तो इस एटम का यानी कि इस परमाणु का जो परमाणु संख्या है वो 5 कहलाएगा। परमाणु संख्या कितना कहलाएगा? 5। यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो परमाणु संख्या क्या है? जितना प्रोटॉन होगा नाभिक में, अगर कोई एटम है, उस एटम के नाभिक में अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 उसका परमाणु संख्या हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा सर जी? परमाणु संख्या हो जाएगा। आइए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। यहां पर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग पहले से ही क्या करते हैं, जानते हैं। बिल्कुल सर जी, ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। तो देखिए याद रखिएगा एक चीज, एक और बात है। यहाँ मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं कि अगर कोई एटम है और उस एटम के नाभिक में जितना प्रोटॉन है, धनावेश मतलब प्रोटॉन, धनावेश मतलब कौन? प्रोटॉन, उतना इसका परमाणु संख्या कहलाएगा। इस एटम का परमाणु संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन।
तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा इस एटम का, यानी कि इस परमाणु का परमाणु संख्या हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया। और आपको मैं बता दूं कि नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या जो है तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, या फिर उस एटम की मुख्य रूप से परमाणु संख्या जो है कहलाती है। अब बढ़िए आगे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये तो आप सबसे पहले ही हमने आपको बता दिया था। दूसरी बात, एक कंसेप्ट मैं और आपको बताना चाहता हूं, जिसको सुनिएगा गौर से, ध्यान से देखिएगा तो बहुत चीजें आपको समझ में आएगी। याद रखिएगा कि अगर कोई एटम है, उस एटम में अगर उस एटम के नाभिक में अगर 11 प्रोटॉन है ना, तो 11 न्यूट्रॉन भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ऑलवेज हमेशा जो है ना सेम होता है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। यानी कि किसी एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही न्यूट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन और उतना ही न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु संख्या किससे संबंधित होता है? तो प्रोटॉन से संबंधित होता है। अगर 11 प्रोटॉन है तो बोलेंगे परमाणु संख्या 11 है। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि किसी परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए कि परमाणु संख्या कितना होगा? तो बोलेंगे 11। क्यों? क्योंकि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है कि प्रोटॉन भी 11 ही होगा। तो आप इस कंसेप्ट से बता सकते हैं। दूसरी बात है, आपने यहां से पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा वही परमाणु संख्या कहलाएगा। अगर 11 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 11। लेकिन कोई बच्चा आपसे पूछ लिया, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ लिया कि देखो किसी परमाणु में 11 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या बताओ, तो बोलेंगे सर अगर 11 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या 11 ही होगा। क्यों? क्योंकि 11 न्यूट्रॉन है तो फिक्स है कि 11 प्रोटॉन भी होगा। 11 न्यूट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होगा। तो यहां पर मुझे मोटा मोटी पता ये चलता है कि परमाणु संख्या जो है बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के संख्या के, और वो बराबर होता है प्रोटॉन के संख्या के, और वो बराबर होता है न्यूट्रॉन के संख्या के। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जितना संख्या होता है वही परमाणु संख्या के बराबर होता है। लेकिन परमाणु संख्या रिलेटेड है जनरली प्रोटॉन की संख्या से, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही परमाणु संख्या होगा। ओके, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं आ चुका हूं यहां। समझिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर एक जो है +1 आवेश रहता है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अतः नाभिक में कुल धन आवेश की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होगी। सही बात है भाई साहब। अगर कोई नाभिक है, नाभिक में मान लीजिए कि 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं है, चार्ज तो शो करेगा प्रोटॉन। तो 11 प्रोटॉन है तो वही चीज प्रोटॉन ही जो है उसके आवेश को क्या करेगा, तो शो करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन का जो संख्या होगा वही परमाणु संख्या कहलाएगा। अतः किसी तत्व की परमाणु संख्या की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। अगर परमाणु संख्या की परिभाषा देने के लिए आपको बोले तो क्या बोलेंगे कि किसी तत्व में परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या, या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या। इकाई धन आवेश का क्या मतलब है? प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन ही तो धन आवेश शो करता है। तो प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए कितना डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो परमाणु संख्या सर अब तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही भाई साहब। कोई परमाणु है, उसके अंदर जितना प्रोटॉन होगा, मान लीजिए कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा 15 प्रोटॉन है,
तो इसका परमाणु संख्या 15 हो गया। ठीक है, अब हल्का आगे बढ़ते हैं इससे और आगे की चीज़ों को जानते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? Z से। और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या के बराबर। और धन आवेश कौन या इसी को नाभिकीय आवेश भी कह सकते हैं। नाभिक यानी कि सेंटर में उपस्थित, नाभिक यानी कि ये मान लीजिए परमाणु है और ये है इसका सेंटर। सेंटर में मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन? 5 प्रोटॉन है। तो 5 प्रोटॉन यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या को ही नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो आप नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या बोलिए या नाभिकीय आवेश बोलिए, दोनों बात बराबर है। और तीसरी बात मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन भी होगा और उतना ही न्यूट्रॉन भी होगा। तो परमाणु संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर भी हो सकता है। जैसे कि अगर 5 प्रोटॉन है तो इसका जो परमाणु संख्या वो 5 हो गया। परमाणु संख्या कितना हो गया? 5। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा। 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर या प्रोटॉन के संख्या के बराबर परमाणु संख्या हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं Z बराबर, Z यानी कि परमाणु संख्या बराबर P परमाणु संख्या बराबर P यानी कि प्रोटॉन की संख्या, या E यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप इसका एक उदाहरण के तौर पर इसको समझिए। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं जिसको हम H से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन रहते हैं सर जी? तो सिर्फ एक। अतः हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। तो क्या देख लिया आपने? जिस परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु संख्या होगा। और जितना डिटेल में मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझाया है शायद काफी है आपके समझने के लिए। ओके, तो परमाणु संख्या आपने समझा, जो कि प्रोटॉन की संख्या के या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और साथ ही साथ आप न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और वैसे हम न्यूट्रॉन को न्यूट्रल मानते हैं तो उसको मत गिनो, वही क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अब बढ़िए आगे। परमाणु संख्या के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद अब हमारा दूसरा जो ध्यान है वो द्रव्यमान संख्या के ऊपर है। यानी कि द्रव्यमान संख्या के बारे में अब हम लोग समझना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए कि द्रव्यमान संख्या आखिर क्या होता है। तो परमाणु संख्या तो आपने देख लिया, जितना प्रोटॉन होगा उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। अब समझिए द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ओके, अब समझो भाई साहब इसको मेरे शब्दों में। ये मान लीजिए कि कोई क्या है, परमाणु है, और इस परमाणु के नाभिक में 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन भी है। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या होगा 5 + 5 यानी कि 10। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो अगर किसी परमाणु के सेंटर में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। सर ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा दोनों को जोड़ दीजिए, वही कहलाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को P से और न्यूट्रॉन की संख्या को N से। इसीलिए द्रव्यमान संख्या A बराबर एक फार्मूला ही आपके लिए बन जाएगा, A बराबर P + N। A बराबर P + N। बोलो समझ में आ गई चीजें? तो आपने देख लिया कि
हम द्रव्यमान संख्या आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उसके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाए। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। इसको और अगर डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप याद रखिएगा कि नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियस भी कहते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूक्लियनों की कुल संख्या भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन फालतू है, मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आप द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्यों नहीं बोल देंगे, ठीक है। अस्पष्टता आप यह भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होती है। द्रव्यमान संख्या जो है हमेशा होल नंबर में होगी, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ओके, ये तो सर छोटी चीजें हैं, तो ये याद ही रहेगा ये। अब तीसरा चीज हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। कौन चीज? परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे वो देखिए। अभी हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। लेकिन भाई साहब अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं, तो समझिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ओके, रेडी है आप लोग समझने के लिए? बोलेंगे कि परमाणु में आप सभी पहले से जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बिल्कुल सही सर, ये तो जानते हैं। तो याद रखिएगा कि परमाणु द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान को, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, वही कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि परमाणु तो इन तीनों के मेल से बना है ना। परमाणु जो है वो तो इन तीनों के मेल से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, वही क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। इस फॉर्मूला को और एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिएगा तो बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या गुने एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। जैसे कोई अगर एटम है उसमें 5 मान लीजिए कि प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन की संख्या को एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। न्यूट्रॉन भी अगर 5 है तो न्यूट्रॉन की संख्या को एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुना करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अगर 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक होता है। याद रखिएगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग किसके बराबर होता है? ये जो आपको ऐसे करके हल्का बराबर को टेढ़ा कर दिया गया है, इसका मतलब है लगभग एक होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 0। तो देखो सर जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बच जाएगा सिंपली ये। फॉर्मूला क्या बचेगा? सिंपली ये बचेगा, परमाणु द्रव्यमान निकालने का प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इसी का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हम लगभग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो अतः आप बोल सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या गुने 1, क्योंकि प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1 होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या गुने 1, क्योंकि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान होती है 0। अब इससे फायदा क्या हुआ? सो देखिए, फायदा हुआ कि प्रोटॉन की संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो प्रोटॉन की संख्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या को 1 से गुना करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये क्या होगा? 0। तो आप याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो गया द्रव्यमान संख्या। बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। तो सर इधर भी तो आप वही बोले थे कि जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बिल्कुल सही बताया था मैं। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे तो भी वही बोलिएगा। परमाणु द्रव्यमान पूछे
या फिर आपको द्रव्यमान संख्या पूछे, दोनों बात क्या होगा, बराबर ही होगा। घुमा फिरा करके बात एक ही जगह पे आता है, अतः आप सीधा याद रखिए कि परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। बिल्कुल ही सही है, परमाणु द्रव्यमान बोले या द्रव्यमान संख्या बोले, दोनों एक ही चीज है। अब इस सब चीजों को पढ़ने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस पर आप कीजिए गौर। अब हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं। किसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे सर जी? बोर का, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल। हल्का गला साथ नहीं दे रहा, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, तो इससे हल्का डिस्टरबेंस हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। बोर का परमाणु मॉडल हम समझ, देखिए परमाणु मॉडल का क्या मतलब है। हमने आपको अभी बताया कि अगर ये कोई परमाणु है तो इसमें 3 चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही सर। तो देखिए जितने भी, अब ऐसा नहीं है कि परमाणु का जो मॉडल है केवल बोर ने ही दिया है, बहुत रदरफोर्ड ने भी दिया, थॉमसन ने भी दिया परमाणु मॉडल, लेकिन हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और थॉमसन के परमाणु मॉडल पर उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय है वो बोर का ही है, जो अभी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये परमाणु मॉडल का सब मतलब क्या है, परमाणु मॉडल का क्या मतलब है, देखिए याद रखिएगा कि ये 3 चीज पाए जाते हैं परमाणु में। तो वो बोर हो या रदरफोर्ड हो या थॉमसन हो, सभी ने एक बात कही है कि नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई है। जैसे बोर के बारे में ही पहला बात कर लेते हैं। बोर साहब ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इस नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग कक्षा, एक ही कक्षा नहीं, अलग अलग कक्षा में क्या होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ऐसे ही एंड सो ऑन, आगे क्या होता जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। तो बोर के परमाणु मॉडल को आपने समझ लिया। बोर साहब ने कहा था कि भाई साहब जो परमाणु होते हैं उसके केंद्र में यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब पढ़ते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल को। थॉमसन साहब ने क्या कहा था कि जो परमाणु है उसके नाभिक में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जैसे तरबूज में बीज धंसे होते हैं वैसे धंसा होता है इलेक्ट्रॉन। ये किसने कहा था, तो ये कहा था थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा कि तरबूज में जैसे बीज धंसे होते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणु में धंसे होते हैं। थॉमसन साहब को भी आपने उस शॉर्टकट में देख ही लिया। बात आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने तो अलग ही कहानी बना डाली। इन्होंने क्या कहा था, सो देखिएगा, ये है आपका परमाणु, ये है आपका परमाणु का सेंटर। इन्होंने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सेम बात कहा। इन्होंने भी कहा कि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्र नाभिक में ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने क्या कहा, देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कहा कि ये कुछ इस तरह के सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है। किस तरह का सर्कुलर पाथ देख रहे हैं आप, क्या हम जो बना रहे हैं, इस तरह के सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ऐसा कहा रदरफोर्ड साहब ने, जो कि एकदम हम क्या भाई साहब, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, अगर इस तरह के रास्ता पर चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते 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 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी जीरो होगा, कभी न कभी जीरो होगा ही, क्योंकि आप जब काम करेंगे, आप चक्कर लगाएंगे तो आपका एनर्जी तो कभी न कभी जीरो होगा, और जब एनर्जी जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन जाके धड़ाम से गिरेगा न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में, और नाभिक में जैसे ही जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज और प्रोटॉन है प्लस चार्ज। माइनस का दुश्मन होता है प्लस, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरेगा नाभिक में तो नाभिक को ही ये कर देगा न्यूट्रल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है, तो नाभिक ही न्यूट्रल हो जाएगा, तो समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए
इन मॉडल पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया गया। और थॉमसन वाले जो मॉडल है, थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया था, इस पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर धंसा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट कैसे होगा, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इसीलिए इन सब मॉडल पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया गया और इसीलिए आपको इसको ज़्यादा ध्यान में रखना भी नहीं है। मैंने आपको ऐसे ही ज्ञान यानी कि जानकारी के लिए बता दिया है। हमें ज़्यादा ध्यान देना है बोर साहब के जो परमाणु मॉडल है उन पर। बोर साहब ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सब कुछ सेम बताया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ों को पूरे डिटेल में जानते हैं। इनका पूरा नाम है नील्स बोर। इन्होंने 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल दिया। इनके अनुसार क्या था सो समझिए। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने पहली बात ये बोली कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसा कि हमने आपको फिगर बना के अभी दिखाया, और प्रत्येक कक्षा नाभिक से एक निश्चित दूरी पर स्थित होती है। जैसा कि हम ये भी देख लो, अभी ये परमाणु है, ये सेंटर है, ये है प्रथम कक्ष, ये है दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। इसी तरह से कक्ष बने होते हैं। ठीक है, और एक निश्चित दूरी पर जो कक्षा है वो क्या होता है, बना होता है। ऐसा कहा बोर साहब ने। दूसरा बात इन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। प्रत्येक जो सेल है, कक्षा को हम इंग्लिश में सेल बोलेंगे, जो सेल होती है जिसको ऑर्बिट भी बोला जाता है, तो उस सेल यानी कि कक्षा का जो एनर्जी है वो निश्चित होती है। अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा निश्चित होने के कारण इसको एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, जो कक्षा होते हैं उसको। ठीक है, तो इन्होंने बोर साहब ने इतना जानकारी जो है दिया किसके बारे में, तो कहते हैं जो परमाणु मॉडल के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे समझेंगे, लेकिन 1 मिनट रुकिए आप लोग। 1 मिनट रुकने की काम करेंगे आप लोग। इतना चीज़ हम लोग डायरेक्ट अभी तक क्या करते आए हैं, बोर साहब के मॉडल तक अभी तक क्या होते आए हैं, पढ़ते आए हैं। बस 1 मिनट और चीज़ों को आप समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ये हम लोग बोर साहब का परमाणु मॉडल अभी क्या किए हैं, पढ़े हैं। इसके आगे का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि क्लास बहुत ही क्या हो चुका है आप लोगों का, लंबा सा हो चुका है। तो याद रखिएगा कि इस क्लास में, आज की क्लास में बोर का परमाणु मॉडल हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। अब इस मॉडल के आधार पर ही आगे का क्लास होगा और आगे सारे के सारे चीज़ें समझेंगे बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर ही। रेडी? तो अभी हम इतना ही रखते हैं और फिर अगले क्लास में इस टॉपिक का और ज़्यादा चीज़ें बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। दूसरी बातें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चीज़ें समझना है तो ध्यान से देखिएगा। जितना ही ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे स्क्रीन पर, उतना ही ज़्यादा सीख पाइएगा। और चीज़ें ये है कि अगर आप को हो सकता है कि कोई कोई चीज़ एक बार में, आप सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो अगर आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में न आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, गारंटी 100% समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि उस तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। गुड बाय।